अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी की सीरीज चैप्टर 10। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रजनन तंत्र, सबसे पहले बात करते हैं प्रजनन तंत्र की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र होता क्या है? जीव अपने समान जीव को जन्म देता है, इसे ही प्रजनन कहलाता है। अंगों का वैसा समूह जो जनन क्रिया में सहायक हो उसे प्रजनन तंत्र कहलाता है। प्रजनन, जीव अपने जीव की तरह ही जो जन्म देता है उसे ही प्रजनन या जनन कहा जाता है। और वैसे अंग जिसका इस्तेमाल में सहायक होता है उसे प्रजनन तंत्र कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? प्रजनन तंत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अर्थात अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनक वैसा है जिसमें सेक्स सेल का निर्माण नहीं होता है, अर्थात जेमेट्स का जो निर्माण नहीं होता है। इस जनन में जीव का शरीर मेल या फीमेल के रूप में विकसित नहीं होता, अर्थात जीवों में सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाता है। इसमें सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार के जनन जीव के शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर का तंत्र पूरा प्रजनन तंत्र का काम करता है। इस प्रकार के शरीर में जो होता है, जीव के शरीर का जो भाग होता है, पूरे शरीर प्रजनन तंत्र का काम करता है। जैसे प्रोटोजोआ है, स्पोंजिस है, ठीक है, नेडेरिया है। ये सभी जो है अलैंगिक जनन के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार अब क्या क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार, पहला जो है विखंडन है, जिसे फिशन कहते हैं। अब विखंडन है, अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो भागों में क्या होता है, विखंडन हो जाता है, यानी दो भागों में हो जाता है। दो नए जीव का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, दो नए जीव का इस्तेमाल करते हैं। अलैंगिक जनन क्रिया में जब क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है नहीं होता है। यह जनन एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है और यह जो क्रिया होती है एक कोशिकीय जीव में होता है। जीवों के लिए स्थिति अच्छी होती है तो जीव बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविखंडन करते हैं, लेकिन असमान स्थिति में बहुविखंडन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे अमीबा, जीवाणु इत्यादि। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा अमीबा, जीवाणु, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, अमीबा में जो होता है अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होगी। अब बात करें दूसरा जो भाग होता है अलैंगिक जनन का, मुकुलन होता है, यानी बेडिंग। इस प्रकार के प्रजनन जीव के शरीर में कलीनुमा यानी बड़ जो संरचना का विकास होता है, इस संरचना का आकार बड़ा हो जाता है तो भार के कारण टूटकर अलग हो जाता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट। और मुकुलन में जो होता है प्रजनन जो होता है, जीवों के शरीर में एक कलीनुमा आकार की एक संरचना का विकास होता है। इस संरचना का आकार जैसे ही बड़ा होता है वो क्या होता है, उस शरीर के भाग से टूटकर अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसे ही हम लोग मुकुलन अलैंगिक जनन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हाइड्रा या हाइड्रा ईस्ट आते हैं, जबकि एक कोशिकीय जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन क्रिया में जो अमीबा। अब कायिक जनन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जनन में पौधे किसी भाग को काटकर एक नए पौधे का विकास किया जाता है, उसे कायिक जनन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गुलाब का पौधा लगाते हैं, उसकी क्या लगाते हैं,
टहनी को काटकर अगर दूसरी जगह लगा दिया जाता है तो वह क्या होता है, एक नए पौधे का रूप ले लेता है। इसे ही कायिक जनन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में जीवों के आनुवंशिक गुणों को बचाया जाता है या सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे गुलाब, आलू, गन्ना, शकरकंद आदि इस प्रकार के कायिक जनन के उदाहरण हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। कायिक जनन के उदाहरण जो है गुलाब, इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधे के एक हिस्से को काटकर अगर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वो क्या होता है, एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इसे ही कायिक जनन प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत आलू आता है। आलू को क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे आलू को लगाते हैं तो वह एक पौधा का रूप होता है, नया रूप ले लेता है और उसमें से बहुत सारे आलू निकल जाते हैं। गन्ना हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब, ठीक है। अब है पुनर्बद्ध भवन। इस प्रकार के प्रजनन जीव के शरीर कई भागों में विभाजित हो जाते होने के बाद अपने खोए हुए भाग को पुनर्निर्मित कर लेता है। इस प्रकार के नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें सेक्सुअल जो होता है मेल या फीमेल में विकास नहीं होता है। वहीं ठीक इसके उल्टा होता है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में जो होता है, इस प्रजनन में जीवों के शरीर सेक्सुअली रूप से विभाजित होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल तथा फीमेल का विकास होता है। अब जनन कोशिका है। जनन कोशिका को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है मेल और दूसरा आएगा फीमेल। अब मेल में जो होता है एक सेल होगा और इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, और फीमेल में भी एक सेल होता है। इसमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होगा और इसमें ओवम होता है जो जायगोट में जाएगा। स्पर्म और ओवम जो होता है जायगोट में जाएगा, जहाँ ये दोनों आपस में मिलेंगे और वहाँ से ये दोनों निषेचन करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया जैसे ही होगी, निषेचन का कार्य शुरू हो जाएगा और फिर भ्रूण का विकास होगा और भ्रूण से बच्चे का विकास होगा और बच्चा वयस्क होगा और वयस्क होने के बाद मृत्यु होगी। यही है रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब है मेल या फीमेल। मेल तथा फीमेल में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है, जैसे जीमेट्स कहते हैं। अब जीमेट्स की निर्माण की प्रक्रिया हम लोग जानते हैं। जीमेट्स का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है जीमोटोनेसिस कहलाता है। जीमेट्स के जो निर्माण की प्रक्रिया है जीमोटोनेसिस कहलाती है। मेल के द्वारा मेल जीमेट्स अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग स्पर्म कहा जाता है। स्पर्म या शुक्राणु के रूप में भी जानते हैं। मेल के द्वारा जो जीमेट्स यानी जो स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है, जो उसे हम लोग मेल जीमेट्स कहते हैं। नर युग्मक स्पर्म या शुक्राणु कहा जाता है। और फीमेल के द्वारा जो जीमेट्स का निर्माण होगा उसे मादा युग्मक अर्थात और उसका निर्माण जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं, जिसे हम लोग ओवम अंडाणु कहते हैं। स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा आपस में दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। स्पर्म और ओवम हेल्पोलिड सेल अर्थात अगुणित कोशिका होता है, जो फर्टिलाइजेशन में निषेचन के उपरांत जायगोट का निर्माण करते हैं। स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइजेशन जब होता है तब निषेचन के उपरांत एक जायगोट का निर्माण होता है, जहाँ क्या होता है, एक डायफोलिड सेल यानी द्विगणित कोशिका है। जायगोट गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन के द्वारा विकास होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। और जायगोट में जो होता है गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन, यहाँ पर क्या होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा विकास होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। अब है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। अब मानव प्रजनन तंत्र के बारे में हम पढ़ लेंगे। पहला अलैंगिक जनन पढ़े हम लोग और दूसरा पढ़े लैंगिक जनन के बारे में। और अब पढ़ेंगे प्रजनन संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली।
यानी मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब है प्रजनन के संबंधित महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं। अब है प्यूबर्टी, यह उम्र की अवस्था में होती है। यह उम्र की वह अवस्था में होती है जब प्रजनन अंग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। प्रजनन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक को अच्छे तरीके से हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। अब है अलग अलग भौगोलिक स्थिति में मनुष्य में प्यूबर्टी की उम्र अलग अलग होती है। अर्थात इसका कहने का मतलब है प्यूबर्टी वह उम्र होती है जहाँ से मनुष्यों का जो होता है लैंगिक जनन की क्रिया कार्य करना बंद कर देता है। और ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। और इसका प्यूबर्टी की जो उम्र होती है, मेल में शुरुआत होने की और अंत होने की उम्र भी अलग अलग होती है, और फीमेल में भी इसका अंत अलग होती है। अब है भारत में मेल में इसकी उम्र 14 से 16 ईयर है, जब स्पर्म का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगर वहीं फीमेल की बात की जाए तो 13 से 15 ईयर है, जहाँ पर फीमेल्स में ओवम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है, महिलाओं की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, अर्थात ओवम का निर्माण बंद हो जाता है, उसे मेनोपॉज कहलाता है। अब मेनोपॉज क्या है वो हम लोग समझते हैं। प्यूबर्टी तो समझ गए, जब प्रजनन तंत्र के लिए अंग का यानी स्पर्म का मेल में और फीमेल में ओवम का निर्माण होना शुरू होता है, वह उम्र जो है मेल में 14 से 16 वर्ष है और फीमेल में 13 से 15 वर्ष निर्धारित की गई है। और मेनोपॉज जो होता है वो महिलाओं में होती है, वह उम्र जब महिलाओं का प्रजनन अंग जो होता है काम करना बंद कर देता है, अर्थात ओवम का निर्माण होना बंद हो जाता है, तो उसे हम मेनोपॉज कहलाता है। अब भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज की उम्र जो है 45 से 50 वर्ष होती है। अब वही अगर बात किया जाए एंड्रोपॉज की, अर्थात पुरुषों की, वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर दे, अर्थात स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है, उसे एंड्रोपॉज कहलाता है। महिलाओं में मेनोपॉज होगा और मेल में जो होगा, पुरुषों में जो होगा एंड्रोपॉज होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी उम्र जो है 45 से 50 महिलाओं में है, जबकि पुरुषों में यह उम्र एंड्रोपॉज की उम्र जो होती है 55 से 60 साल मानी जाती है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। यहाँ है पेनिस, और यहाँ पर जो है ये टेस्टिक्स होता है, जो दो होता है, एक होता है एपिडेमिक और दूसरा होता है स्पर्म डक्ट। यहाँ से क्या होता है, यहाँ के घिसने से स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ है और यहाँ वीसल्स होता है। अब प्रमुख अंग मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के हैं टेस्टिस, जो ब्रिसन जिसे हम लोग कहते हैं, और है एसोसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एपिडेमिक और सेमिनल वीसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपावर्स ग्लैंड। अब ब्रिसन्स की बात करें, टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस की संख्या हम लोग पहले भी बता चुके हैं, संख्या 1 जोड़ा होती है, अर्थात 2 होते हैं। आकार सिर्फ अंडाकार होता है, अर्थात ओवल होता है। कार्य जो होता है स्पर्म का निर्माण करना, मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना होता है। अब टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है, जिसे हम लोग वृषण कहते हैं, वृषण कोश कहा जाता है, यानी स्क्रोटम कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में स्थित होता है, जो जन्म के ठीक पहले स्क्रोटम में चला आता है। ठीक है, जो वृषण कोश में क्या आता है, चला आता है। गर्भ अवस्था के दौरान जो क्या होता है, टेस्टिस जो होता है उदर गुहा में स्थित होता है, जो जन्म के ठीक पहले वो वृषण कोश में
वृषण कोष में चला जाता है। अब वृषण कोष की मदद से टेस्टिस का तापमान जो होता है को नियंत्रित किया जाता है। लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर होता है। अब जितना शरीर का टेम्परेचर होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का जो निर्माण होता है वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम पर होता है। अर्थात स्पर्म का निर्माण जो होता है 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। अगर 34 से 35 डिग्री से अधिक ताप या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण क्या होगा? नहीं होगा। अब है तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में स्क्रोटम वृषण अंग को सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जिससे टेस्टिस शरीर का पास आ जाता है, जिससे टेस्टिस क्या होता है? शरीर के पास आ जाता है। जबकि गर्मी के मौसम में वृषण अंग जो होता है में विस्तार हो जाता है, होने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है और हम इस प्रकार से तापमान को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। टेस्टिक आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सेमीफोरस ट्यूबल्स कहा जाता है। सेमीफोरस ट्यूबल्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है। इसलिए सेमीफोरस ट्यूबल्स को टेस्टिस का यूनिट कहा जाता है। याद रखिएगा, यूनिट ऑफ टेस्टिस जो होता है सेमीफोरस ट्यूबल्स होता है। यूनिट ऑफ टेस्टिस जो होता है सेमीफोरस ट्यूबल्स होता है। सभी सेमीफोरस ट्यूबल्स के आपस में मिलकर टेस्टिस से बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे इपिडेमिक कहा जाता है। अब मानव नर में मूत्र और व्री का प्रवाह यानी स्पर्म का प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहा जाता है। इपिडेमिक है, आगे चलकर एक नलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे स्पर्म डक्ट कहा जाता है, जहाँ से स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। स्पर्म डक्ट आगे के हिस्से में सेमीविसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर को कोपर्स ग्लैंड में पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं सेमिनल विसल्स के द्वारा। सेमिनल विसल्स के द्वारा जो होता है माइल्यूट का निर्माण किया जाता है, जो स्पर्म को मूवमेंट के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एल्कीन लिक्विड अर्थात एल्काइन लिक्विड जो होता है क्षारीय द्रव का निर्माण होता है, जो यूरेथ्रा की एसिडिटी को समाप्त करने का कार्य करता है। अब यूरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दोनों छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है। अब कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है, जो प्रजनन की क्रिया में समय स्नेहक का कार्य करता है, जिसे घर्षण द्वारा होने वाले नुकसान को समाप्त किया जाता है। स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, उसके भाग वाले भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। यूरेथ्रा जो होता है मूत्र मार्ग के माध्यम से जो होता है यूरिन हो या स्पर्म हो, दोनों क्या होता है? बाहर निकलता है। अब सेमीफोरस जो होता है आसपास में लैडिंग सेल्स नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। ये आप लोग याद रखिएगा, का क्या करता है? निर्माण करता है। किस सेल में होता है? लैडिंग सेल्स में जो होता है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, जो मेल सेक्स हार्मोन है। अब मेल सेक्स हार्मोन के कार्य हम लोग पढ़ेंगे। मेल सेक्स हार्मोन के कार्य जो है टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुषों के द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का बढ़ना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। आवाज़ का भारी होना, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना,
भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना, ये टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करता है, सेक्सोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर। अब है गर्भावस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का निर्माण 3 महीने के बाद होता है, इसलिए इस बच्चे को सेक्स डिटर्मिनेशन या 3 महीने से पहले करना संभव नहीं है। अब टेस्टिस जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड तथा सेमिनल व्हीजल के द्वारा निर्मित पदार्थों को संयुक्त रूप से सेमियन कहा जाता है। इस तरह से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को लाइक और कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है इसका सीरीज। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।